हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री। आज आपकी क्लास 12 का सेकंड यूनिट सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको आज हम दो पॉइंट क्लियर करेंगे। फर्स्ट है एलिवेशन ऑफ वैल्यू पॉइंट एंड सेकंड है डिप्रेशन ऑफ फ्रेजिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको फर्स्ट पॉइंट में देते हैं एलिवेशन ऑफ वैलिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पर वैलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक व्हाट इज क्या है, ये पहले हमें समझ लेना है। इसके बाद उसका एलिवेशन बाद में समझेंगे। वैलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है किसी भी लिक्विड का या लिक्विड का जिस पर वो बॉयल होता है, यानी उबलना चालू करता है, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ये जो लिक्विड है ये कब किन परिस्थितियों में बॉयल होता है यानी उबलता है। तो यहाँ पर आप समझ लें कि जब किसी भी लिक्विड का, किसी भी द्रव का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर 760 mmHg या एक वायुमंडल 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तभी कोई भी लिक्विड बॉयल होगा यानी उबलेगा, और वही उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्वथन ताप या क्वथनांक उसको बोलते हैं। यहाँ पर आपने राउल्ट का नियम भी पढ़ा और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चली रही है। इसमें आपको ये तो मालूम है कि यदि किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी विलायक में यदि नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील विलेय को डिजॉल्व किया जाए तो उसकी क्वांटिटी के अनुपात में जितनी उसकी मात्रा होगी उस अनुपात में उसमें परिवर्तन होगा, चेंजिंग होती है, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट का हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट का हो, चाहे वेपर प्रेशर का हो। आप देख ही चुके हैं राउल्ट के लॉ में। तो यहाँ पर उसी को आधार मानकर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन यानी क्वथनांक का उन्नयन कैसे होगा, यहाँ पर हम एक कर्व से आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कर्व आप बनाएं, ठीक है। यहाँ पर आप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बड़े आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर भी आप बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर फिक्स ग्राफ करके, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टेम्परेचर लिया और यहाँ पर प्रेशर, वाष्प दाब, या इसको आप अभी प्रेशर आप बोले, प्रेशर। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आपको शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है, पहले हम उसको लेते हैं। प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए रूम टेम्परेचर T1 है, इसको हम T1 इक्वल रूम टेम्परेचर मान लिया। यहाँ पर मान लीजिए उस सॉल्वेंट का, विलायक का दाब P1 है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पर है। जब इसके हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, मान लो हमने यहाँ से T1 से इसको हमने T2 कर दिया, T2 टेम्परेचर कर दिया, तो T2 टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट है उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, मान लो वहां पर 1 atm एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है। जी
तो यहां पर ये जो कर्व प्राप्त होगा, मान लीजिए ए बी है, ये सॉल्वेंट यहां पर ये वाइड करेगा, यानी इस पर जब इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, जो कि T2 ताप पे होता है। अब मान लीजिए कि उसमें हमने कुछ क्वांटिटी किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की हमने डाला, यानी अवाष्पशील विलेय हमने मिलाया। जब मिलाएंगे तो निश्चित है कि उसमें वेपर प्रेशर में, वाष्प दाब में कमी होगी और उसका वाष्प दाब गिरकर मान लीजिए यहां पर P2 आ जाता है, Pn से P2 हो गया, लो हो गया, ठीक है ना। ये P2 वाष्प दाब टेम्परेचर T1 मतलब रूम टेम्परेचर पर होगा। अब यहां पर जब इसको हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, मान लो हमने T1 से T2 किया, तो उस पोजीशन पे जो सॉल्वेंट का P1 था, यानी रूम टेम्परेचर पर जो प्रेशर था, वो अब ये यहां पर आएगा, यहां तक आएगा। T2 ताप पर इस सॉल्यूशन का दाब कितना आएगा, P1 के बराबर होगा, मतलब वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल नहीं जाएगा। जब इसको हम T2 से T3 टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तब यहां पर इसका मान इक्वल हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाएगा, और यहां पर ये उबलना चालू हो जाएगा। ये सॉल्यूशन का है, ए बी, यहां पर ये सी डी और ई। तो जो ये कर्व प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से इसमें लोअरिंग हो रही है, वाष्प दाब में कमी हो रही है, इसलिए यहां पर इसमें जो क्वथनांक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट का यहां पर एलिवेशन हो रहा है, उन्नयन हो रहा है, और इसी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अब यदि यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया जाए तो क्वथनांक का उन्नयन कितना आ जाएगा, जो लॉस टेम्परेचर होगा, जिसके कारण यहाँ पर ये 1 एटमॉस्फेयर स्टेज प्राप्त किया था, तो यहाँ पर इससे और फर्स्ट वैल्यू जो सॉल्वेंट का था उससे हम इसको यदि घटाएं, मतलब T3 माइनस T2 इक्वल डेल्टा T या डेल T, इसको आप बोल सकते हैं। अब चूंकि यहां पर ये डेल T बॉइलिंग के लिए है, इसलिए इसको आप डेल TB लिख सकते हैं। यही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये डेल टी। इस तरह से आप इसको बड़े आसानी से कर्व के द्वारा बता सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये तो मालूम हो गया कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। यहाँ पर एक चीज अक्सर आती है जो एग्जाम में आता है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है, इसको आप समझ लीजिए। बड़ी सरल सी चीज है, कोई इसमें ऐसा नहीं है। आपको क्वथनांक में एलिवेशन तो समझ में आ गया, उन्नयन समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दें, यदि किसी सॉल्यूशन में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, यानी विलायक है, और उसमें विलेय की यानी सॉल्यूट की का 1 मोल, मतलब 1 मोल डिजॉल्व है। बड़े सरलता से आपको ध्यान में रखना है, कितना 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ध्यान रखना, मतलब मोललता जिसको बोलते हैं, अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं। मोललता
मोलर सॉल्यूशन यदि बनाया गया है, तो ऐसे सॉल्यूशन में जो भी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा उसी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। करेक्ट? मतलब किसी विलेन में यानी 1000 ग्राम विलायक में जब विलेय का 1 मोल खुला हुआ है, 1 मोल डिजॉल्व है, तो उस विलेन के क्वथनांक में बॉइलिंग पॉइंट में जो भी एलिवेशन होगा, जो वृद्धि होगी, उसे यह बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। करेक्ट? अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है एक चीज, इसके फार्मूले, और जो भी सॉल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर है उसके कभी कभी आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करने के लिए आता है, आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए आता है, कभी कभी आपको डेल टीवी के लिए आता है, निकालने के लिए आता है। तो इसको आप थोड़ा सा फॉर्मूले से समझ लें इसी को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये तो मालूम हो गया कि चूंकि ये क्वथनांक में उन्नयन है, जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट उपस्थित सॉल्यूट यानी विलेय की क्वांटिटी, मात्रा पर निर्भर है, अणु की संख्या पर निर्भर है। तो ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अणु संख्या गुणधर्म तो है। अब यहाँ पर किसी भी इसका यानी डेल टीवी का मान सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट विलेय के मोलर मास यानी द्रव्यमान पर डिपेंडेंट होता है कि समानुपाती होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं डेल टीबी प्रोपोर्शनल एम। एम क्या है? ये जो भी हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है उसका मोलर द्रव्यमान है, मास है, या क्वांटिटी बोल सकते हैं डिजॉल्व इसमें। या इसको आप डेल टीबी इक्वल केबी इंटू एम। ये केबी ही क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं केबी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है ना? यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है? केबी। अब यहां पर आपको यदि आगे प्रूव करना है, मतलब इसमें जैसे मान लीजिए कि विलेय के जो यहां पर ये एम है, तो मान लीजिए जो सॉल्यूट है विलेय है उसका WB ग्राम, सॉल्यूट का WB ग्राम डिसॉल्व है 1000 ग्राम विलायक में, जिसका मॉलिक्यूलर मास है Mb। सॉल्वेंट की मात्रा है मान लीजिए WA ग्राम में, है ना? तो अब यहां पर M बराबर क्या हो जाएगा? सो दैट इसलिए M इक्वल हो जाएगा, आपको मालूम है मोल WB ये सॉल्यूट का विलेय का द्रव्यमान है, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो अपान Mb हो जाएगा इनटू 1000, वही फार्मूला, अपान सॉल्वेंट का ग्राम में मास द्रव्यमान। तो क्या है यहां पर? WA है।
ये। अब यहाँ पर यदि इस मान को हम इस फार्मूले में, जिसको हम आप 1 नंबर भी लिख सकते हैं, इस मास जो m का मान है, वैल्यू है, हम इस फार्मूले में रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल टीवी इक्वल KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब देखिए, अब यदि हमें MB निकालना है तो बड़ी सरलता से इसको आप MB इक्वल KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू WA, ये आपको फार्मूला मिल गया MB निकालने से। और इस फार्मूले से उस सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट यानी विलेय के MB की गणना यानी आणविक द्रव्यमान की गणना बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड नंबर में आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में देखा था। ये दोनों ही रिलेटेड है वाष्प दाब में अवनमन से, कमी से। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट आप थोड़ा समझ लें, हिमांक क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेज, ठोस और द्रव अवस्थाएं एक दूसरे के साम्य में रहती हैं, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं यानी हिमांक कहते हैं। उस टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ जलता है। अब यहाँ पर ये तो मालूम है कि निश्चित रूप से सॉल्वेंट की तुलना में जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर निश्चित लोअरिंग होती है, निश्चित कमी होती है, कम होता है। अतः यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि निश्चित रूप से सॉल्वेंट की तुलना में जो सॉल्यूट होगा या सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट निश्चित रूप से लो होगा, कम होगा। यहाँ पर कर्व में भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देखें जो सॉल्वेंट है, यहाँ पर BC आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, BC वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का वाष्प दाब BC शो कर रहा है। और यहीं पर ये फ्रीजिंग पॉइंट भी है, B इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी है, ये लिखा हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर DE सॉल्यूशन का दिया हुआ है, DE वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है और D इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। T2 यहां टेम्परेचर, T2 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसका टेम्परेचर है सॉल्वेंट का, विलायक का, और T1 ये सॉल्यूशन का है। अब यहां पर दोनों का अंतर जो होगा यानी T2 माइनस T1 इक्वल डेल T आया। चूंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए यहां पर आपको F शो करना पड़ेगा। तो डेल TF, ये जो लोअरिंग हुई, जितना कमी हुई शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, वही कहलाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसमें भी चूंकि ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जितना भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट
डिजॉल्व होगा, उसी के अनुसार इसमें क्या होगा, लोअरिंग होगी या डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर भी उसी तरह से आप डेल टीएफ को भी ले सकते हैं, मतलब डेल टीएफ भी प्रोपोर्शनल एम से। अब यदि जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास यदि आपको निकालना है तो इसको भी उसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। ये के एफ क्या है, वही समानुपातिक स्थिरांक है। यहां पर इसको आप एम निकालें सेम टू सेम, यानी एम इक्वल डब्ल्यू बी जो सॉल्यूट है उस का मास है, यानी क्वांटिटी है, कितना घुला हुआ है, और एम बी ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, सॉल्वेंट का ग्राम में मास, द्रव्यमान। अब इस एम के मान को यहां पर सेम टू सेम जैसे आपने पहले निकाला था इसमें, उसी तरह से आपको सीधे रख देना है, कुछ नहीं करना है एम के मान को। तो डेल टी एफ इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यह एम बी निकालना है तो एम बी इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये आपका ये फार्मूला परीक्षा में भी पूछता है, कभी कभी डेल टी एफ इक्वल पूछता है और कभी कभी डेल टी बी इक्वल पूछता है, फार्मूले ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो इस तरह से आपने क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन शायद समझ में आ गया होगा। इसको और भी आप इसको नोट भी कर लें और इसको आप कई बार रिवीजन भी करें, इसको अच्छे से कर लेना है। आप इसके आगे के जो पॉइंट हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही।